हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो लास्ट लेक्चर में हम दो तरीके के डेफिसिट पढ़कर गए हैं। मुझे लगता है मैंने क्लियर करे थे बहुत अच्छे से, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। आज बेटा मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है, एक प्राइमरी डेफिसिट की चर्चा करनी है और एक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है जी, चैप्टर का नाम चाहिए। ठीक है, अब वो कुछ पूछना है पिछले में से तो बताओ। नहीं, आगे बढ़े, चलो भी समझते हैं फिर। वो थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट पढ़ने जा रहे हैं, इट इज प्राइमरी डेफिसिट। सब सामने देखते रहना, नोट डाउन करने का टाइम मिल ही जाएगा आपको बाद में जैसे मिलता है। वो बात कर रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट की। बेटा प्राइमरी डेफिसिट बराबर किसके होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। वो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लो जी, समझते हैं इसको। और वो देखो, किसी भी ना फॉर्मूले को लिखना किसी भी टीचर के लिए मुश्किल नहीं होता। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना, 1 मिनट में आप रख सकते हो। ठीक है ना, ये मुश्किल नहीं है, समझाना बहुत मुश्किल है, इसको एनालिसिस करना ही मुश्किल है। चलो खैर एनालिसिस करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा समझा पाऊँ आपको। बाबू 2023 में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बोरोइंग कर ली, कुछ भी अमाउंट समझ लो, लेट सपोर्ट्स की बात करते हैं 10,000 करोड़। ठीक है, बोरोइंग कर ली 2023 में 10,000 करोड़। 2024 में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बोरोइंग का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मान लो जो बोरोइंग करी है वो 10% पे की हुई है, ठीक है जी, यानी कि इस साल ब्याज कितना बैठेगा? 1,000 करोड़। और मान लो बेटा इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में बोरोइंग करी है 1,500 करोड़। मेरी तरफ देखना बाबू, फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। फिर वाली बात याद है, यानी कि 2024 में ना मैं प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लीज सामने देखना, एक बारी में जो समझोगे वो सबसे अच्छा समझोगे। 2024 में ना मैं प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2024 में ना मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना टोटल बोरोइंग करनी पड़ी 1,500 करोड़। ठीक है जी, जिसमें से 1,000 करोड़ तो पिछले साल की बोरोइंग का ब्याज ही है। ठीक है जी, वो यानी कि प्राइमरी डेफिसिट कितना? प्राइमरी डेफिसिट 500 करोड़। सर कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना, मैं आपको कहूंगा कि न्यूमेरिकल ले लो, प्राइमरी डेफिसिट निकाल दो, आप बहुत स्पीड पे निकाल दोगे। लेकिन मुद्दा तब है जब मैं आपसे पूछूं प्राइमरी डेफिसिट है क्या, समझा दोगे? और आप क्या जी मैं समझा दूंगा, मैं मानूंगा उसको वो है खतरनाक आदमी तो जो समझा सकता है। न्यूमेरिकल पता नहीं कौन कौन कर देगा बेटा, लल्लू पंजू भी कर देंगे इस न्यूमेरिकल को। तो बाबू क्या बताता है प्राइमरी डेफिसिट, आपको समझाने की कोशिश करूं, इधर देखना बाबू। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि आपने इस साल में टोटल बोरोइंग 1,500 करोड़ करी। इस साल में टोटल बोरोइंग 2024 में 1,500 करोड़ करी। आपको पता है 1,500 करोड़ में से 1,000 करोड़ की बोरोइंग तो मैंने सिर्फ इसलिए करी क्योंकि पिछले साल बोरोइंग चल रही है मेरे ऊपर। यानी कि करंट ईयर की रिक्वायरमेंट जानो ना, तो करंट ईयर की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 500 करोड़ की थी। ये 1,000 करोड़ तो जबरदस्ती बोरो करना पड़ रहा है मुझे पिछले साल का ब्याज चुकाने के लिए। यानी कि अगर आप समझना चाहो ना तो बाबू प्राइमरी डेफिसिट पता क्या बताता है कि करंट ईयर की वजह से कितना बोरो कर रहे हो। करंट ईयर की वजह से तो देखो मैं टोटल 1,500 करोड़ बोरो कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ बोरोइंग, टोटल 1,500 करोड़ बोरो कर रहा हूँ। पर आपको ये भी तो समझ में आ रहा होगा 1,000 करोड़ क्यों बोरो कर रहा हूँ? 1,000 करोड़ तो ब्याज चुकाने के लिए बोरो कर रहा हूँ पिछले सालों में जो मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है। यानी कि करंट ईयर की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 500 करोड़ थी ना। रीडिंग आ रही है समझ में? यानी कि इस साल अगर ये पिछले साल के कर्जे ना होते तो इस साल मैंने सिर्फ 500 करोड़ बोरो किया होता। यही बताता है प्राइमरी डेफिसिट कि करंट ईयर की वजह से कितना बोरो करना पड़ा हमको। क्लियर है बात? अच्छा 1 मिनट के लिए प्लीज सामने देखना, अगर पिछले साल का कर्जा 15,000 करोड़ होता तो मैंने टोटल कितना बोरोइंग करा? 1,500 करोड़। अब वो कितना ब्याज देना है? 10%, मतलब 1,500 करोड़। दैट सिंपली मीन्स प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो। अब बताओ इसका मतलब क्या है कि 1,500 करोड़ बोरो करा, 1,500 करोड़ का 1,500 करोड़ पिछले सालों की वजह से बोरो करा।
करंट ईयर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। करंट ईयर तो यानी कि लगभग बैलेंस्ड ही चल रहा था। ये तो पिछले साल भी ऐसे बोरो करना पड़ेगा आपको। एक बात बोलो, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 0 or low, that simply means government had to borrow due to the interest burden. प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 है ना, या कम है, काफी कम दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना गवर्नमेंट को जितनी भी बोरोइंग करनी पड़ रही है सब इंटरेस्ट बर्डन की वजह से करनी पड़ रही है, करंट ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्या मैं बात को चाह पाया आप तक? क्लियर हो गई बात? पक्का से समझ में आ गई? लिख दूं ये बात, पेपर में आ जाती है कभी कभी 1 मार्क पे। और वो आप लिखना शुरू करो, तो जितना आप लिख पाओगे मेरे साथ साथ, मैं एक बात लिख रहा हूँ, फटाफट से लिखना शुरू कर दो। लो बेटा, बाबू फटाफट से नोट डाउन कर ही दो आप, यहाँ तक खत्म करो फटाफट से। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर का, फिर न्यूमेरिकल बेस होते हैं बस, ठीक है जी। और तैयारी कर लेना बेटा, आप न्यूमेरिकल हो जाने तो आप एक बहुत बड़ा टेस्ट दोगे इसका, ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार 3-4 दिन के बाद ना एक पिछले टॉपिक का टेस्ट होता है, 100% है, 30 जून तक फिर टेस्ट मैं खत्म कर दूंगा। पर मैं चाहता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी रेडी पड़ी हो कि 30 जून के बाद मैं 5 टेस्ट लूँ पूरी पूरी बुक के, मैं ये चाहता हूँ। सर आपको पता है कोर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है ना, मेरे पास पास्ट रिकॉर्ड है, मेरे से पेज किसी ने कोर्स नहीं खत्म किया होगा। और ये शुक्र मनाओ कि तो मैं 45 मिनट्स पढ़ाता हूँ, 1 घंटा पढ़ाने वाले नहीं पूरा कर पाते कोर्स मुझसे पहले। मैं पढ़ाता होता 1 घंटा, तो मैं बताता कैसे होता है 4.5 महीने में कोर्स खत्म। चक्करों में कौन क्या कर रहा वो सब अपने मतलब अब बेटा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की, और मैं बता रहा बेटा इसको साथ साथ पढ़ना शुरू कर देना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में मैंने कल भी बताया था आपको कि बेटा किसी भी किताब को उठा के तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन है तो ऑब्जेक्टिव्स है, पर वो मैं करा ही नहीं सकता जब तक आपको ये नहीं पता गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या हैं, किसका क्या पार्ट है, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आ सकता कभी ये बात, ठीक है। मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ। बाबू आदित्य, इसमें कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, ठीक है, इस पे सब सामने बाबू 6 ऑब्जेक्टिव हैं, अभी आप लिखना नहीं, आपको भी नहीं पता कि कितना स्पेस लेगा कुछ चीज, आज तो सामने देखो, reallocation of resources, reallocation of resources, reduce the inequality of employment, reduce the inequality of income and wealth, economic stability, economic stability, management of public enterprises, management of public enterprises, fifth one, economic growth, economic growth, and sixth one, reduce regional disparity. लो प्यारे बच्चों, बाबू गवर्नमेंट बजट के 6 ऑब्जेक्टिव हैं, आराम से समझते हैं 6 के 6, ढंग से बिल्कुल क्लियर करें, ये और चैप्टर से बाहर निकल जाओ, एक पूरे एक चैप्टर में ना कोई
आदमी ये नहीं कह सकता कि टॉपिक मुश्किल है। पूरा का पूरा चैप्टर शुरू से लेकर आखिर तक बहुत आसान है। कोई कोई टॉपिक अगर आप कहो बताना चाहो मुश्किल है, मुझे बताओ आप सबसे मुश्किल किसको कह दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल डेफिनेट को थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो, उसकी इम्प्लीकेशन को, और वहाँ पे बेटा मतलब प्रगति करनी है। तो आप समझो सबसे मुश्किल का लेवल क्या है। तो बेटा अगर आप मेरे देश की पोजीशन देखो तो हालात ये हैं बेटा, रिच और रिच होते चले जा रहे हैं और पुअर होते चले जा रहे हैं। यही हालात है हमारे देश में। आपको पता है बेटा इंडिया में जो 90% पॉपुलेशन है उसके पास बेटा बिल्कुल आखिरी का 10% पैसा है, और जो richest 10% हो गए उनके हाथ में इंडिया का टोटल 90% पैसा है। एक्चुअल में हालात में विश्व के 10% लोग हैं ना सबसे रईस, उनके हाथ में इंडिया का 90% पैसा है, और बच्चे 10% पैसा है। हालात नहीं है, इतनी इनइक्वालिटी है। इस चीज को समझाने के लिए हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। तो एक डॉक्टर को जो एक घंटे की सर्जरी परफॉर्म करता है 1 से 1.5 लाख रुपए मांग लेता है, और उसी डॉक्टर के बेटा क्लिनिक के बाहर खड़े हुए बेटा वॉचमैन को देखो आप, जो 8,000 रुपए महीने में काम कर रहा है, पूरे साल काम करता है तो भी 1 लाख नहीं बनते। द डिफरेंस इज टू लार्ज, तो भी सोशली जस्टिफाइड। यार कितना बड़ा डिफरेंस है, खाई है बेटा अमीर और गरीब के बीच में। मानते हो ना, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है यार हमारे देश में, ठीक है ना। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होता चला जा रहा है। सर सरकार कोशिश करती है कि इनइक्वालिटी को कम करने की थ्रू बजट होगी। बजट से कैसे कम कर सकते हैं बेटा? बजट से ना हर साल टैक्स रेट आते हैं कि किस फाइनेंशियल ईयर में क्या टैक्स लगेगा, इससे हो जाती है सारी कहानी चेंज। वो इस साल का स्लैब है, समझ लो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख से 10 लाख तक बेटा 20% टैक्स है, और बाबू 10 लाख से ज्यादा 30% टैक्स है। आप गरीब हो, आप 12 लाख, तो 5 पे कुछ मत है, 20%, और बाबू 2 लाख पे 30% यानी 60,000, 1,60,000 तेरे से छीन लेंगे टैक्स के। 12 लाख में से 60 तो सरकार आ गई, 10 बचा। अब बाबू आप सोचो, सरकार ने ये तो खाई थी 5 और 12 की, 12 वाले से 60 रुपए से छीन लिया, एक के पास 5 तो दूसरे के पास कितने रह गए? 10,40,000। खाई कोई तो कम करने की कोशिश करती है बेटा, जो इन्हें ज्यादा उस खाई कम कर सके, जो ज्यादा अमीर है ना उससे ताकि खाई कम हो सके। कैसे सरकार रिड्यूस कर रही है इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आपको दिक्कत को बचाने के लिए। बाबू थर्ड हेडिंग इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बाबू क्या सरकार इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाती है? बिल्कुल बेटा। बाबू आपने सुना है कभी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का नाम? लास्ट चैप्टर एक्सेस डिमांड बात तो मान लो उसको फैक्टरी में है और जनवरी में सरकार ऑब्जर्व करके मार्केट में बड़ा इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या करें? इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है, क्या करो बेटा? आपके हाथ में जो है बजट जब आप अनाउंसमेंट करते हो ना, तो बाबू बजट में ना आपने अपने एक्सपेंडिचर काफी कम कर दिए, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन क्यों आता है? आपके डाली सप्लाई बढ़ने से। अगर आप अपने खर्चे कम कर दोगे तो क्या होगा बेटा? अगर आप अपने खर्चे कम कर दोगे क्या होगा? बाबू मार्केट में सप्लाई और बाबू अगर डिफ्लेशन तो बजट ऐसा बनाओ जिसमें सरकार ने खर्चे कर, आप खर्चे करोगे बेटा कंपनी सप्लाई होगी, इकोनॉमी नहीं करोगे, इसके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर ले, और डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
बढ़ा दे। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो नहीं, आगे बढ़े। तो फोर्थ हेडिंग इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो आज की जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बेटा पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑपरेट कर रही हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और अगर उनको पैसे की जरूरत हुई तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे तो सोचना देखो, आप जगह पर बैठा था उस टाइम पर बेटा पेपर बजट डाला था और नॉर्मल बजट डाला था। इससे ना बेटा देश का पढ़ाई खराब था, देश के रिसोर्सेज बड़े खराब हो रहे थे, पढ़े लिखे लोग आईएएस ऑफिसर सारा दिन बजटों में लगे रहते थे, एक डेढ़ महीना नॉर्मल बजट बनाने में, एक डेढ़ महीना पेपर बजट बनाने में, बड़ी परेशानी होती थी, बड़े रिसोर्सेज खराब होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर अलग परेशान, पेपर मिनिस्टर अलग परेशान, उठा के करना बहुत परेशानी है। आज के टाइम में वजह से फेक ही आता है जो फर्स्ट फरवरी को आता है। तो आप इस बात को भी समझने की कोशिश करो, अगर मान लो इंडियन रेलवे को पैसे की जरूरत है, वो एक पब्लिक एंटरप्राइज है क्या नहीं, सरकारी है क्या नहीं है, सरकारी है, तो उसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसे कहाँ से लेंगे, थ्रू गवर्नमेंट बजट होगी। यही जितनी पब्लिक सेक्टर आपको दिखाई देता है उसका पूरा मैनेजमेंट किससे होता है बेटा, बजट से ही होता है। एक बात बताओ, जितनी भी आप अनाउंसमेंट सुनते हो इंडियन रेलवे की, आपने सुनी इतनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलेंगी, इतनी फास्ट ट्रैक बनाएंगे हम जिसपे हम गाड़ियाँ चलाएंगे बेटा 180 किलोमीटर प्रति घंटा या 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी नई शताब्दी है, इतनी नई राजधानी। सुना है, सबने सुना है। सर आपको पता कहाँ कब से सुना है आपने, बजट अभी अनाउंस होता है बेटा, और कहीं अनाउंस नहीं होता है। बजट से तो अनाउंसमेंट हुई है, इतनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखेगा यानी किसी भी बेटा पब्लिक एंटरप्राइजेस को जरूरत होगी तो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी टेक केयर बजट से ही करती है, तो बजट का ही काम है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, कोई दिक्कत का क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़े। और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत काम कौन करेगी, फिफ्थ हेडिंग, इसके बारे में मैं अलग स्लाइड पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा बात कर रहा हूँ बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स का मानना, देखो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारे इकोनॉमिक्स सबका पॉइंट अपना है, कोई जीडीपी के बढ़ने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है, कोई नेशनल इनकम के बढ़ने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है, कोई डोमेस्टिक इनकम के बढ़ने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोग कहते हैं रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ कन्फर्म होगी। बहुत सारे इकोनॉमिक्स का मानना है अगर रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ये क्या होता है रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, याद आ जाएगा क्वेश्चन। बाबू आप हाउस होल्ड हो, आप अपना छोटा छोटा पैसा कहाँ जमा करते हो बेटा, बैंक्स में जमा करते हो, आप सेविंग्स करते हो, निकलते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 5000, 10,000, जैसे हमारी सेविंग्स है उतना जमा कर देते हैं हर महीने बैंक में जाकर। बैंक क्या करता है और वो इस पैसे को इकट्ठा करता है और वो एक बहुत बड़ा बिजनेस फॉर्म्स, बिजनेस फॉर्म्स को एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन पर दे देता है, तो इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं लेंडिंग, कुछ लोग बोलते हैं लोन्स, इकोनॉमिक्स की भाषा में बेटा हम क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट। मैंने बहुत शुरू में आपसे बात करी थी तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट का मतलब ना वो इकोनॉमिक्स में ज्यादातर उस जगह पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब लोन से होगा। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स सोचते हैं ना कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अगर रेट बढ़ेगा तो पक्का इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो गलत नहीं सोचते, बिल्कुल सही सोचते हैं। मैं कहता हूँ बेटा आपने अरबों रुपए इकट्ठे करे इस साल और बैंक ने अरबों रुपए का लोन दे दिया बिजनेस फर्म को, बिजनेस फर्म क्या करेंगे उस अरबों का, यार प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी तो लगाएंगे, बिजनेस फर्म के पास कोई और काम थोड़ी है, प्रोडक्शन का ही तो काम है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो करोड़ रुपए से नहीं बढ़ेगा, कहाँ पे गलत सोचता है। अच्छा सरकार इसका टेक केयर कैसे करती है बजट से, वो लोगों को लालच फेंके जाते हैं एक से एक। आज सरकार एक नई स्कीम ला रही है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, मुझे नहीं पता स्कीम का नाम सुना है, पिछले बजट में 1 फरवरी 2023 में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में
उस टाइम पर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 5.5। सरकार ने कहा 7.5 देख के कोई रिस्क नहीं है सकते। मैं कह रहा भैया कितने लोगों ने अपनी घर वालों के नाम पर इन्वेस्टमेंट ले लो, कोई कंपनी जान पूछ के सेलिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। लोग दे रहे हैं ऐसा इकोनॉमी में बढ़ाते रहते हैं, तो हमको लोन दे देती है। लोग सब कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, अपना घर के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा? कैसे सरकार ने शुरू करके आगे बढ़े। चलो वो लास्ट हेडिंग इसके बाद एक और हेडिंग है, reduce regional disparities। हमारे देश में रीजनलाइज प्रोडक्टिव बैलेंस है, सबको पता है। मेट्रोस तरक्की पे तरक्की पहले 18 घंटे घूमती थी मेट्रो, सब 24 घंटे घूमती, बंद नहीं होती। मुंबई में रहने वाले लोग कहते हैं कि मुंबई सिटी कभी बंद नहीं होती, मतलब 24 घंटे ही सब कुछ खुला रहता है, ऐसा मुंबई में रहने वालों का कहना है। तो अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया में जाएं तो वो और बैकवर्ड होता है। जितनी छोटी मोटी भी पॉपुलेशन थी वो भी माइग्रेट कर रही है बड़े शहरों की तरफ। यही हालात चल रहे हैं, रीजन वाइज डिस्पैरिटीज हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं। तो सरकार इस रीजनल इम्बैलेंस को कैसे खत्म करती है? थ्रू बजट। मैंने भी बताया कि बात है 11th क्लास में बच्चों को टैक्स हॉलीडेज कैसे सरकार इंश्योर करती है। मैं एक इंश्योर करती है कि रीजन डेवलप करते हैं। क्या है टैक्स हॉलीडेज? क्या होता है? अब 2003 की बात है, 2003 की जो मैं क्या करता एक जगह आपके आसपास भगवानपुर, एक जगह हिमाचल में बड़ी फेमस बद्दी, फिर जंगल थे, मेरे जंगल, दिन में भी कोई नहीं जाता था, रात को इतना बना के इलाका माना जाता था। कोई डेवलपमेंट आसपास बहुत करके उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने अनाउंसमेंट करी, मतलब मास्टर माइंड आ गया, लेकिन सबसे तगड़ा इकोनॉमिक्स का देश आज भी, उसका तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है भाई। उसने कहा मैं दोनों एरिया को डेवलप कर दूंगा बजट से। लोग हंसते थे, बजट से ये एरिया डेवलप हो जाएंगे? बजट से क्या पैसे खर्चो, मैं तो बात नहीं करता तब भी डेवलप हो जाएंगे। तो हंसने लगे कैसे? उन्होंने दोनों एरिया टैक्स हॉलीडे कर दिया। टैक्स हॉलीडे का मतलब 10 साल तक कोई भी यहाँ पर फैक्ट्री लगा लो, कोई भी कोई टैक्स नहीं देना। नो सेल्स टैक्स, उस टाइम पे जीएसटी नहीं था, सेल्स टैक्स चलता था। नो सेल्स टैक्स, नो वैट, नो इनकम टैक्स, कुछ नहीं। फैक्ट्री लगा लो बस, 10 साल तक टैक्स की छुट्टी है, 2013 तक। सर एक ही साल भर में 500 से ज़्यादा फैक्ट्री भगवानपुर में लगी, जिसमें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है अंबुजा सीमेंट, बहुत बड़ी फैक्ट्री। मेरे पास काम है 2-3 फैक्ट्री का भगवानपुर में, तो आना जाना होता रहता है, हम भी देखते रहते हैं भैया क्या हालात चल रहे हैं। और वो और बद्दी में तो लगी होंगी 1 से 1,500 फैक्ट्री एक ही साल में। और बद्दी के हालात बता देता हूँ, एक बार मेरे रिलेटिव विजिट करके आए उस प्लेस को, वहाँ पे बहुत सारी फार्मा कंपनी है, बहुत सारी फार्मा। दिन के हालात बता रहा हूँ मैं आपको। दिन में वो विजिट करने जा रहे थे गाड़ी से, और गाड़ी के सामने शेर आ गया। दिन की बात बता रहा हूँ, रात को तो आप हालात समझ सकते हो कैसा जंगल रहा होगा वो। एक साल में कितनी फैक्ट्री लगी? 1200। सर सरकार पूरी कोशिश करती है, जो रीजन बिल्कुल डेवलप नहीं है ना उनको हम डेवलप करते हैं। और आपने देखा बजट से कैसे डेवलपमेंट की जा सकती है। यार 1200 सर फैक्ट्री लगी होंगी, क्या आपको नहीं लगता आसपास कुछ होटल कुछ ढाबे खुले होंगे? बराबर मुझसे बताओ, नहीं खुले होंगे? खुले होंगे। आपको नहीं लगता जब 1200 ढाबे खुले होंगे उसमें काम करने वाले लोगों को कुछ काम भी मिला होगा, एम्प्लॉयमेंट मीन भी मिला होगा? आपको नहीं लगता कुछ अच्छे होटल भी खोले होंगे? अगर कोई बाहर से फैक्ट्री को विजिट कर रहा है बेटा, कहीं तो रहेगा। तो सर डेवलपमेंट कभी भी एक चीज़ की नहीं होती। कितने चाय के खोखे लग गए होंगे। सर ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज़ की एक फैक्ट्री लग गई थी, डेवलपमेंट फिर ओवरऑल स्टार्ट हो जाती है बेटा। क्लियर है बात?
और यहाँ पर मैं एक और वर्ड बोलना चाहता हूँ, मैंने कहा था मैं पहले एक वर्ड लिख दूँ उसको समझा दो फिर दूसरा वर्ड लिखूंगा। टैक्स हॉलिडे समझ में आ गया होगा सबको। दूसरा वर्ड शायद आप फैमिलियर हो इस वर्ड से, SEZ। सुना है सबने? बढ़िया सुना है बेटा आपने वर्ड SEZ। क्या होते हैं ये? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बाबू इंडिया में ही किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में सरकार आइडेंटिफाई कर सकती है किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन को और कह सकती है कि इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं SEZ। बेटा SEZ डिक्लेयर करने से क्या हो जाता है? SEZ डिक्लेयर करने से क्या हो जाता है, किसी को आइडिया है? फिर क्या पढ़ा तुमने? फुल फॉर्म पढ़ के आगे गधे घर के। बाबू SEZ के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता। हाँ जी, जैसे टैक्स हॉलिडे में कोई टैक्स नहीं होता, SEZ के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता। पर SEZ और नॉर्मल टैक्स हॉलिडे में थोड़ा सा फर्क होता है। अब मान लो भगवानपुर में टैक्स हॉलिडे है, वो जितना भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहीं भी बेच सकते हैं, इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी। SEZ में जितनी भी फैक्ट्रीज लगेंगी ये एक एक पाइप इसको बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में नहीं बेच सकती है। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट दोनों से ही बराबर होती है। SEZ अनाउंस कर दो तो भी बहुत सारी फैक्ट्रीज लगेंगी, तो भी डेवलपमेंट होगी। SEZ अनाउंस ना करो, टैक्स हॉलिडे अनाउंस कर दो, तब भी उतनी डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगेंगी। बस SEZ और उसमें यही फर्क होता है कि SEZ कोई एक दाना भी बनाएगी ना, इंडिया में नहीं बेच सकते, उसको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं इन डिटेल इसकी बात करूंगा जब मैं इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक शुरू करूंगा। एक चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर है, इंडिया पाक चाइना, इंडिया पाकिस्तान चाइना, उसका कंपैरिजन है। वहाँ पे बताऊंगा SEZ की डिटेल में बात। चाइना ने सबसे पहले अनाउंस किया था SEZ, बाकी सब देशों ने सोच सोच के उसको देख देख के डेवलप किया। करूंगा बात बहुत डिटेल्ड होगा। ठीक है जी, अभी जितना जरूरी है मैंने बता दिया आपको। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं बाबू। पहली हेडिंग लास्ट हेडिंग सुनना, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बेटा, गवर्नमेंट पता क्या चाहती है, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको ऐसे एलोकेट करना चाहती है कि इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल वेलफेयर दोनों मैक्सिमाइज हो। भाई देश भी तरक्की करता रहे और बाबू सोसाइटी भी पीछे ना छूटे, सोशल वेलफेयर भी चलता रहना चाहिए और इकोनॉमिक वेलफेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी चलता रहना चाहिए, दोनों चीज़ें चलती रहनी चाहिए। और सरकार इंश्योर भी करती है कि दोनों चीज़ें एक्चुअली में चलें। मेरी तरफ देखना कैसे। बाबू मान लो कोई चीज़ सोसाइटी के लिए बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी, और लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें, सरकार ना इंटरेस्ट खींच लेती है बजट से। जैसे कि कैसे खींच लेती है? मान लो सोलर पैनल सोसाइटी के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, सरकार को लगता है यार आए दिन यार इलेक्ट्रिसिटी के इशू होते रहते हैं, अगर हर घर पे सोलर पैनल लगाओ, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना, बढ़िया चीज़ है ना। अब सरकार कैसे आपका ध्यान खींचे कि आप सोलर पैनल लगाओ, आप लगा नहीं, और सरकार चाहिए लगाओ लगाओ लगाओ, नहीं लगा रहे। बजट आया, सरकार ने अनाउंस कर दी सब्सिडी कि जो भी सोलर पैनल लगाएगा हम 25 से 30% सब्सिडी दे रहे हैं। लगने शुरू हो जाएंगे, फटाफट से बताओ, शुरू हो जाएंगे क्या नहीं? दिखाई दे रही है, सरकार सोशल वेलफेयर चाहती है, सरकार ये भी चाहती है इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी चलता रहे। बाबू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कैसे? बाबू कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी के लिए भी बहुत खराब है, जैसे कि लिकर, अच्छा क्या उसमें सोसाइटी के लिए, जैसे कि टबैकोस, अच्छा क्या सोसाइटी के लिए। बाबू सरकार क्या करती रहती है, बजट से ना इन चीज़ों पे उठा उठा के टैक्सेस बढ़ाती रहती है। सिगरेट पे टैक्स 200 से 250% कर दिया, लिकर पे टैक्सेस बढ़ा दिया। अब सरकार को जिसने पीनी है, जिसने मरना है, उसने तो मरना ही है, मर, लेकिन टैक्स दे के मर। 200-300% सरकार की जेब भी भरनी चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है ना जी? भाई सोशल वेलफेयर भी सरकार सोच रही है, लेकिन सरकार अपना इकोनॉमिक वेलफेयर भी नहीं छोड़ती। जहाँ कमा सकती है वहाँ भी कमाओ, जब इन्होंने सुधरना तो है नहीं। आपने जितनी मर्जी स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दी, टबैको कोजेस कैंसर, लिकर या सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या लिकर कॉजेस कैंसर, दुनिया नहीं सुधरती भैया, आप कितनी वार्निंग देते हो, तो मरना ही है। जिसने मरे फिर टैक्स दे के मरे, सरकार को उसका इकोनॉमिक वेलफेयर भी चलता रहना चाहिए। ठीक है ना जी? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ सोसाइटी के लिए बेहद अहम है, बहुत अहम है, और सरकार चाहती है कि कुछ मैन्युफैक्चरर आ गए हैं उसका प्रोडक्शन करें, लेट्स सपोज सोलर पैनल की बात कर लो, कि मैन्युफैक्चरर आए प्रोडक्शन करें,
तो सरकार मैन्युफैक्चरर को भी सब्सिडी देना शुरू कर देती है। जैसे कि आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जितनी भी कंपनियां बना रही है 10,000 पर व्हीकल सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। टीवीएस iQube कितनी बिक रही है मार्केट में, 10,000 पर व्हीकल टीवीएस को सब्सिडी मिलती है, ओला को, जितने भी बना रहे हो। अच्छा, अगर इतनी सब्सिडी अनाउंस करने के बाद भी ये प्रोडक्शन ना करे तो सर इंडिया में ना मिक्स्ड इकोनॉमी है। सरकार कहती है तो प्रोडक्शन करेगा ठीक है, वरना मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंट्री कर लूंगी। कई चीजें सरकार भी तो खुद प्रोड्यूस करने लग जाती है, नहीं करती। बीएसएनएल क्या है फिर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देंगी नहीं सरकार, या तो आप प्रोडक्शन कर लो, मैं सब्सिडी दे रही हूँ, नहीं करोगे तो फिर सरकार मजबूरी में खुद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है चीजों का, ठीक है ना। यानी कि घूम फिर के बात बताऊँ, सरकार अपने रिसोर्सेज को ना ऐसे घुमाती रहती है कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी चलता रहे, सोशल वेलफेयर भी चलता रहे, रुके कुछ ना, पैसा भी कमाती रहे सरकार, खर्चती भी रहती, रुके कुछ ना, दोनों का वेलफेयर सोचो, सोसाइटी का वेलफेयर सोचो और पैसे कमाना भी सोचो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, नोट डाउन करने वाला काम है आपके पास 7 मिनट का, रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।